नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार बामल है। मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में। इस वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे मैं आपके साथ में एक अवेयरनेस वीडियो साझा करना चाहूँगा, जिसमें हमारे पास हम देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के मरीजों की जो प्रिवेलेंस है वो बढ़ के डायबिटिक पेशेंट में 21% हो गई है और नॉन डायबिटिक पेशेंट में 11% हो गई है। जब हम देखते हैं तो 100 में से 11 मरीजों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का प्रचलन हमारे देश के अंदर पहुँच चुका है, जो पहले करीबन 1 से 5% हुआ करता था। 2020 की लेटेस्ट डाटा हमें सजेस्ट करता है कि ये एक पेंडेमिक की तरह हमारे देश में उभर रहा है। तो हमारे प्रियजनों को इस बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। कोई भी पेशेंट यदि हृदयघात की बीमारी से पीड़ित है, आमतौर पे वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं छाती में भारीपन के साथ, सीने में दर्द के साथ। पर कुछ मरीजों के अंदर, खासकर डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर, वो हमारे पास प्रेजेंट कर सकते हैं एटिपिकल सिम्टम्स के साथ, जैसे कि उनके अंदर सांस फूलना, सीने में बदहजमी होना, पसीना आना, जल्दी थकान होना, एसिडिटी बनना। तो ये सारे लक्षण डायबिटिक पेशेंट में और बढ़ती उम्र के मरीजों के अंदर एटिपिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती है हृदयघात के मरीजों के अंदर। तो कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिन मरीजों के अंदर संभावना हृदयघात की सबसे ज़्यादा होती है? जैसे कि पेशेंट, यदि आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है, आप मोटे हो, ओबीज पेशेंट हो, या आप स्मोकिंग करते हो, या परिवार के अंदर फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि आपके परिवार में कम उम्र के अंदर, 55 साल की कम उम्र के अंदर आप माता पिता को, आपके दादा दादी को हृदयघात का रोग हुआ है, तो आप में ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। डाइट के अंदर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक कम रखते हो, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आपको हृदयघात होने की संभावना नॉर्मल बंदों के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो हम कैसे इस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, इसका निदान कैसे कर सकते हैं? जो पहली चीज़ हमारे पास आते हैं, यदि आपके पास ये रिस्क फैक्टर है और आपको छाती में भारीपन की संभावना होती है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आपके नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास संपर्क करें और अपना इवेल्युएशन करवाएं। तो इवेल्युएशन में पहली जाँच जो हम करते हैं, डिटेल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरी चीज़, उसके बाद एक ECG की जाती है और इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। ECG और इकोकार्डियोग्राफी की जाँच करने के बाद हम देखते हैं क्या मरीज को स्ट्रेस टेस्टिंग की जरूरत है। हम उसके रिस्क फैक्टर को कंसीडर करते हुए, यदि उम्र ज़्यादा है और रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो हम उनका स्ट्रेस इमेजिंग करते हैं। यदि पेशेंट की लो प्रीटेस्ट प्रोबेबिलिटी है तो दूसरी जांचें हम इसमें कर सकते हैं CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। तीसरी जांच हम इसमें कर सकते हैं इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मरीज को हृदयघात की बीमारी होने की संभावना कितनी है, और यदि है तो उसके इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर इलाज के अंदर 2 चीज़ें हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा इंटरवेंशन। मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ हम ऐसे दवाइयाँ देते हैं जिससे खून बदलने की, जो खून का थक्का बनने की संभावना कम हो जाती है, जिन्हें हम एंटीप्लेटलेट्स बोलते हैं। डिसलिपिडीमिया को कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। लिपिड प्रोफाइल डिरेंज को ठीक करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिन्हें हम एंटीलिपिडेमिक ड्रग्स बोलते हैं, जो खून के अंदर चर्बी को कम करती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरवेंशंस की। इंटरवेंशन के अंदर हम 2 तरीके से हम एंजियोग्राफी करते हैं, एक रेडियल रूट से, एक फेमोरल रूट से। 90% पेशेंट्स के अंदर हम सफल तरीके से रेडियल रूट से बिना किसी दिक्कत के एंजियोग्राफी कर सकते हैं। और एंजियोग्राफी करने के बाद यदि रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो हम आपको विद इन ए पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 1.5 आवर के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। यदि हमें कोई उसके अंदर क्रिटिकल लीजन मिलता है तो हम पेशेंट फैमिली को उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास पेंडेमिक के रूप में हृदयघात की बीमारी बढ़ती आ रही है, उसके साथ में ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी टाइम के साथ साथ इम्प्रूव हुई है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट इस लेवल तक हो गया है कि 99.9% केसेस के अंदर एंजियोग्राफी करने में और उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के अंदर पेशेंट को हम सेफली इंटरवीन कर पाते हैं और उनको लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ में एक अच्छी ज़िंदगी के लिए हमें जो जो एहतियात बरतनी चाहिए वो हम बता पाते हैं। तो हार्ट अटैक के मरीजों के अंदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके का ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आती हैं। एक मेडिकल मैनेजमेंट आता है, दूसरा परक्यूटेनियस इंटरवेंशंस आते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम खून पतला करने की दवाइयाँ, जिन्हें हम एंटीप्लेटलेट्स बोलते हैं, वो देते हैं, और खून की चर्बी कम करने के लिए
दवाइयाँ दी जाती हैं जिन्हें हम स्टेटिन्स बोलते हैं। तो इन दवाइयों की मदद से हम प्लाक को स्टेबलाइज भी करते हैं और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट कर पाते हैं। दूसरी हम परक्यूटेनियस इंटरवेंशंस की तरफ जाते हैं। परक्यूटेनियस इंटरवेंशंस में 90% एंजियोग्राफी हम हाथ से करते हैं। यदि इंटरवेंशन के दौरान हमें ब्लॉक की 70% से कम मिलती है, क्रिटिकल लीजन नहीं मिलता, तो हम उन मरीजों को 1-1.5 घंटा ऑब्जर्व करने के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं उसी दिन। और आमतौर पे इस प्रोसीजर के अंदर 10 मिनट का समय लगता है। और यदि पेशेंट को कोई क्रिटिकल लीजन है तो पेशेंट और फैमिली को उसके बारे में अवगत कराया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लीजन इंटरवेंशन प्लान की जाती है। तो वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पे मैं दोस्तों आपके साथ ये वीडियो साझा करने का एक लक्ष्य ये है ताकि हम इस बीमारी के साथ सभी मिलके लड़ सकें, इसे इजीली डायग्नोज कर सकें, टाइमली डायग्नोज कर सकें और इसके ऊपर इंटरवीन कर सकें। धन्यवाद।